नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं जितेश शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलिए भाई। तरुण जी गुड आफ्टरनून, उषा जी गुड आफ्टरनून, संजना जी गुड आफ्टरनून, आयुष जी, डॉक्टर जयशंकर साहेब विदेश नीति टॉप चल रहा है, हरिओम, विशाल राज, सुहानी, ठीक है। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा बेटा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, अब वो सुचारू रूप से करा दी गई है। ठीक ठीक है, क्लियर। जय हिंद, जय हिंद। गुड आफ्टरनून कीर्ति जी, विशाल बाबू, शिखा, अमरजीत, मनीष। ठीक, इससे पहले क्या दिख रहा था आपको? ब्लू ब्लू स्क्रीन दिख रहा होगा बोर्ड का, केवल ब्लू ब्लू स्क्रीन, ठीक है। अब चल रही है, पहले क्या दिख रहा था? केवल ब्लू स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं दिख रहा था आपको? क्या मैं दिख रहा था आपको? जल्दी से बताएं। यस सर। मेरे अलावा क्या कोई और भी दिख रहा था? जी नहीं सर। ओके सर, आइए मेरे साथ, आइए मेरे साथ। और आज हम बात करेंगे बेटा किस पर? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बल और गति के नियम। बल और गति के नियम बच्चे, बल और गति के नियमों पे हमें बात करनी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बल से। किससे शुरुआत करते हैं बच्चे? बल से शुरुआत करते हैं कि बल यानी कि फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फोर्स? बल क्या होता है बच्चा लोग? बल होता है पुश या पुल। पुश या पुल। पुश या पुल। पुश का मतलब होता है बच्चे, क्या होता है? दबाव या खिंचाव। पुश का मतलब होता है दबाव और पुल का मतलब होता है खिंचाव। जब आप किसी वस्तु को दबाते हो या फिर किसी वस्तु को खींचते हो तो बेटा आप उस पर क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। जैसे दरवाजे को, या तो दरवाजे पर गए हो कभी, दूर पर लगा होता है कि पुश या पुल, या तो अंदर की ओर ऐसे पुश कीजिए या फिर आप उस पर फोर्स लगाइए पुल करने के लिए, खींचने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स क्या होता है बच्चे? इट इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिना under which an object can change its shape, its position लिखिएगा, its position, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बल ऐसा कारक है जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन का प्रयास करता है। अवस्था परिवर्तन का प्रयास करता है। चाहे अवस्था बदले या ना बदले, लेकिन प्रयास करना ही क्या है बच्चे? प्रयास करना ही क्या है? फोर्स है। मान लीजिए मैं अपने पास की दीवार को बहुत तेजी से पुश कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा दिया मैंने, पूरी ताकत, पूरा एनर्जी झोंक दिया, मेरे पसीने निकल गए, मैं बेहोशी की स्थिति में आ गया हूं, लेकिन दीवार टस से मस ना हुई।
टस से मस ना हुई बच्चे, तो क्या मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया? लगाया है, क्योंकि प्रयास, मैं दीवार को तोड़ना चाह रहा था, खिसकाना चाह रहा था, प्रयास कर रहा था। और प्रयास को ही क्या कहते हैं? इसी एफर्ट को ही क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में या पोजीशन में क्या लाता है? चेंज लाने का एफर्ट करता है। क्लियर? अब फोर्स का सर मान क्या होता है, मात्रक वगैरह क्या होता है सर? तो फोर्स का यूनिट देखिए, यूनिट क्या होता है बच्चे? तो एक यूनिट होता है आपका एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, आपको बताया था मैंने। एसआई यूनिट क्या होता है बच्चे? तो न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चा लोग? सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट क्या होता है? तो आप कहेंगे सर डाइन होता है। डाइन क्या होता है बच्चे? डाइन होता है। और एक न्यूटन और एक डाइन में कभी भी रिलेशन पूछे आपसे कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो बता देना भैया कि एक न्यूटन बराबर होता है कितना डाइन के? तो 980 डाइन। अरे 980 कहां से आ गया? ठीक है, ये होगा आपका 10 की घात 5 डाइन। कितना डाइन बच्चा लोग? 10 की घात 5 डाइन। वो तो एक जीएफ इज इक्वल टू होता है 980 डाइन। ठीक, एक जीएफ इज इक्वल टू 980 डाइन, इसलिए ना रखिए जीएफ और बने रहिए सुखी। खुश रहना है, सुखी रहना है, तो जीएफ से दूर रहना है। ठीक है, तो एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है? 10 की घात 5 डाइन होता है, बताइएगा। ठीक है, चलिए, ये फोर्स की बात हुई। कैसी क्वांटिटी होती है? तो बेटा वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे दोस्त? वेक्टर यानी कि सदिश राशि होता है। अब आते हैं आपके गति के नियमों की तरफ। गति के नियमों की तरफ मेरे भाई, ठीक, गति के नियमों की तरफ चलिएगा। गति के नियमों की तरफ क्या कह रहे हैं बच्चे? प्रैक्टिकल देखो सर स्मार्ट बोर्ड को पुश करके। भैया क्या चाहते क्या हो तुम? है क्या चाहते हो? क्लास ना हो इस बोर्ड पर फिर कभी? है बताइए। ये तो बेटा अनसोशल एलिमेंट हो जाएगा। अनसोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्वों की खासियत है ये। एक तरीके का आतंकवाद कहेंगे इसको, एक तरीके का आतंकवाद। और ये भी कह देंगे मास्टर पगला गया है, पागल हो गया है। ठीक है, अब आता है आपका लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के नियम, गति के नियम। ठीक है भाई लोग, गति के नियम। आपकी इस बात पर मुझे एक बात याद आई। एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। जल्दी से बताइए कौन किया था? बल्ब का आविष्कार कौन किया था बच्चे? बल्ब का आविष्कार कौन किया था? और ग्रामोफोन का आविष्कार कौन किया था? तो आप जानते हैं उस साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। एडिसन एक दिन ये देख रहा था ये पक्षी उड़ते कैसे हैं, ये पक्षी उड़ते कैसे हैं। तो उसने देखा पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं। क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक, तो उसने क्या किया, घर पे गया और कीड़े मकोड़ों को बंद करके एक थैली में ले आया। ठीक है, और उसने वो कीड़े मकोड़े अपनी बहन को खिला दिए, अपनी बहन को खिला दिए। ठीक, देखो ट्रायल देखो करना चाह रहा है लेकिन खुद खाकर नहीं कर रहा है, बहन को खिला दिया और देखा कि ये उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। ठीक है, तो वही तुम मुझसे करवाना चाह रहे हो कि सर बोर्ड को पुश करके देखो कि क्या होगा। ठीक है, पूरी ताकत से। तो चलिए, तो गति के नियम बेटा कितने होते हैं? पहली बात ये 3 होते हैं। कौन दिया? तो न्यूटन दिया। किसने दिए बेटा? गिवन बाय न्यूटन, गिवन बाय न्यूटन। ये न्यूटन साहब दिए थे, याद रखिएगा। न्यूटन साहब ये नियम दिए थे, न्यूटन साहब ये नियम दिए थे। और किसमें दिए थे बच्चे? तो एक बुक में दिए थे। न्यूटन की बुक का नाम क्या होता है? तो बच्चे मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया होता है। किसका पिया? मैथ का पिया। ठीक, मैथमेटिसिया, मैथमेटिसिया, मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया। ठीक है, अरे प्रिंसी किसका पिया? तो बताइएगा। मैथ का पिया।
किसका पिया? मैथ का पिया। 1687 में ये बुक लिखा था न्यूटन, 1687 में ये बुक लिखा था। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। इसी किताब में दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, सेब गिरा करके, ठीक है, मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया। ठीक, प्राची जी, रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और हम उसके लिए ग्रुप बैच भी लाने वाले हैं। स्पेशल साइंस का बैच भी मैं लाने वाला हूं 8 से 10 दिन बाद। 8 से 10 दिन बाद स्पेशल साइंस का एक बैच आपको दिखाई देगा। जिस किसी भी एग्जाम में साइंस आती हो, एक बेहतरीन तरीके से तैयारी आप करना चाहते हो कि भाई बढ़िया लेवल की साइंस आती है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, लोको पायलट या पैरामेडिकल आने वाला है इस बार रेलवे में, ठीक है, या आरआरबी जेई आ रही है, उसमें भी साइंस के ठीक ठाक क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके की साइंस आप करना चाहते हो, एमपी पुलिस आता है, भर भर के साइंस पूछी जाती है, ठीक है, बीपीएससी आने वाला है, तो किसी भी एग्जाम में जिसमें बढ़िया तरीके से साइंस पूछी जाती है, साइंस स्पेशल का बैच एक आने वाला है और बढ़िया तरीके से हम उसमें कंटेंट को चलाएंगे, सभी जीरो से लेकर के टॉप तक। ठीक, ओके। बाकी आप ग्रुप बैच की बात कर रहे हो तो ग्रुप बैच वैकेंसी आने वाली है, तो ग्रुप बैच भी आएगा। हाँ जी राज जी, इस लेवल तक की, प्री लेवल तक की आपको साइंस मिल जाएगी, ठीक है। गति के नियम, गति के नियम कितने होते हैं बच्चा? 3 होते हैं, एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट नियम को मेरे बाबू क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फर्स्ट नियम को ही क्या कहते हैं? तो गति का पहला नियम ही कहलाता है आपका, इससे बल की परिभाषा मिलती है, याद रखना। कभी पूछे न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? इससे बल की परिभाषा मिलती है, इससे बल की परिभाषा मिलती है, परिभाषा मिलती है, ठीक है बच्चे। इससे किसकी परिभाषा मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चे। डेफिनेशन ऑफ फोर्स किसकी परिभाषा देता है? तो बल की परिभाषा देता है बच्चे। ये किसकी परिभाषा? बल की परिभाषा देता है, ठीक। इसी को याद रखना, इसी नियम को क्या भी कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया बच्चे। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कभी पूछे न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं बच्चे, तो बताइएगा पहले का, ठीक, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब ये है क्या? अब ये है क्या, इसकी बात कर देता हूं मैं। ये है क्या, ये कहता क्या है? तो सिंपल सी बात कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु मोशन में है, यानी कि गति कर रही है, तो मोशन में ही रहेगी, गति में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्टेबल है, तो स्टेबल ही बनी रहेगी, स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, ठीक है। कब तक? जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो, ठीक। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट मोशन अंटिल द फोर्स एक्ट ऑन इट। बहुत बढ़िया सुहानी जी, ठीक है। तो होता क्या है, तो ये देखिए फटाफट से। इफ एन ऑब्जेक्ट is in motion, remains in motion, and if an object is in stable, is in rest, remains in rest, until an external force is applied, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब इतना सा है बच्चे, कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, कोई वस्तु गति में है
गति में है तो गति में रहेगी, गति में रहेगी, और यदि स्थिर है, और यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। कैसी ही रहेगी बच्चे? स्थिर ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर बाह्य बल, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। इतनी सी बात है बच्चा, इतनी सी बात है। यह है न्यूटन का पहला नियम, जिसे आप लॉ ऑफ इनर्शिया या फोर्स की डेफिनेशन वाला लॉ कहते हैं। ठीक है, एनटीपीसी में आईटीआई मांगेगा? बिल्कुल नहीं मांगेगा, बिल्कुल नहीं मांगेगा जीतू वर्मा। ठीक, तो साफ है। अभी मैंने फोर्स की डेफिनेशन आपको लिखी थी कि फोर्स क्या करता है बेटा? एफर्ट लगाता है आपकी पोजीशन को चेंज करने का। बात सही है? तो यहां इस लाइन को पढ़ लीजिए, जब तक आपकी पोजीशन नहीं बदलेगी। अगर आप बेटा गति में हो तो गति में रहोगे, स्थिर हो तो स्थिर रहोगे। पोजीशन कब बदलेगी? जब तक आप पे क्या ना लगाया जाए बेटा? फोर्स ना लगाया जाए। इसे आपका पहला लॉ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं, बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लीजिए वेलकम मूवी देखे हो? वेलकम मूवी, वेलकम मूवी में वो सीन देखा होगा आपने, आलू ले लो, कांदा ले लो, आज ना ही बिका है सुबह से आधा आलू, ना ही बिका है सुबह से एक कांदा। ठीक है, नाना पाटेकर जी बेच रहे थे कांदा और आलू। जड़त्व का दूसरा नाम बेटा इनर्शिया होता है। ठीक है, ये सुना होगा आपने ये डायलॉग। तो उसमें फिर डायरेक्टर जी एक सीन लेकर के आते हैं। पाटेकर जी, नाना पाटेकर जी से कहा जाता है, जो बने होते हैं उदय सेठी, कि उदय भैया आपको लड़की के पिताजी से उसका हाथ मांगने जाना है। और आपको किस पर जाना है? घोड़े पर जाना है। किस पर जाते हैं? घोड़े पर। तो भैया जैसे ही वो घोड़ा देखते हैं तो वो कहते हैं हमने तो एक ही घोड़ा चलाया है, ये घोड़ा जीवन में नहीं चलाया, हाथ ही तो मांगना है, पैदल जाके मांग लेंगे। तो बेटा घोड़े से वो डर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है घोड़ा अचानक से आगे जाता है तो उस पर बैठा सवारी कहां की ओर गिरता है? जल्दी से बोलिए, कहां की ओर? एक्सटर्नल फोर्स ही लिखा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बोला फोर्स ही है, रह गया है, लिख लीजिएगा। ठीक, आइए। तो घोड़ा अचानक से आगे जाएगा तो उस पर बैठा व्यक्ति कहां गिरता है? बैक साइड में गिरता है। तो पहला एग्जाम्पल, घोड़े के अचानक चलने पर, घोड़े के अचानक चलने पर, अचानक चलने पर उस पर बैठा व्यक्ति, उस पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। उस पर बैठा व्यक्ति बैक साइड गिरता है, पीछे की ओर गिरता है। बैठा व्यक्ति कहां गिरता है बच्चे? बैक साइड, यानी कि पीछे की ओर गिरता है। ठीक, क्यों गिरता है बता सकते हो? पीछे ही क्यों गिरा, आगे की ओर क्यों नहीं गिरा? बैक साइड गिरता है, बैक साइड गिरता है। बच्चे आपकी जो लोअर बॉडी थी वो घोड़े के कांटेक्ट में थी, घोड़े के कांटेक्ट में। घोड़ा चला गया आगे, लोअर बॉडी चली गई आगे, अपर बॉडी कहां गई? पीछे। किधर गिरोगे? पीछे गिरोगे। बस अचानक चलती है, कहां की ओर गिरती है सवारी? आप कहेंगे सर पीछे की ओर। कैसे बेटा? लोअर बॉडी बस के कांटेक्ट में थी, लोअर बॉडी तो चल पड़ी, अपर बॉडी वैसे ही है फ्री, कहां गिरेगी? पीछे गिरेगी। बस अचानक रुकती है, आगे की ओर गिरते हो आप, आगे की ओर, आगे की ओर गिरते हो। गिरते हैं कि नहीं गिरते हो? तो कैसे गिरे? बस अचानक रुक गई, लोअर बॉडी रुक गई, क्योंकि जो बॉडी बस के कांटेक्ट में है वो रुक गई बेटा। ठीक, अपर बॉडी अभी भी मूवमेंट में है, जैसे ही बस रुकी तो बेटा लोअर बॉडी तो रुक गई, आपकी अपर बॉडी कहां गई? आगे गई। कहां गिरते हो? आगे गिरते हो। बात सही है। दौड़ रहे हो, रनिंग कर रहे हो, अचानक से पत्थर आ गया, पत्थर से टकराओगे, आगे गिरोगे, मुंडिया टूट जाता है, ये मुंह जो है टूट जाता है, आगे गिरते हो। कैसे गिरते हो? क्योंकि भाग रहे थे, अचानक से पत्थर आया, लोअर बॉडी रुक गई, पैर रुक गए, अपर बॉडी आज भी दौड़ रही है आगे, कहां गिरोगे?
आगे गिरोगे। कहां गिरोगे? आगे। ऐसे ही बेटा सर्दियां आती हैं तो कंबल वगैरह निकाले जाते हैं, रजाई निकाली जाती है और मम्मी लोग या सिस्टर लोग फिर उन्हें झाड़ते हैं, उनमें डंडा वंडा मार के उनमें से डस्ट हटाते हैं, धूल। अगर उन्हें झाड़ा नहीं होता, अगर उनमें डंडा नहीं मारा होता तो क्या वो डस्ट के पार्टिकल की स्थिति बदल रही थी? क्या वो धूल वहां से हटने वाली थी? आप कहेंगे सर नहीं हटने वाली थी, वो तो वहीं का वहीं रहता। आपने डंडा मार के क्या लगाया? फोर्स लगाया, अवस्था बदल दी, धूल के पार्टिकल गिर गए। बात सही है? क्लियर? हाँ जी। मेरा बचपन में हाथ टूट गया था, या सीरियल के मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। सीरियल का मेडिकल क्या होता है मेरे भैया? ये क्या नाटक वाले भी अब मेडिकल लेने लग गए? पर सीजीएल कह रहे हो तो यहां कोई मेडिकल की दिक्कत ना होती, यहां टूटा फूटा सब चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? ये कोई आपको बंदूकें लेकर के AK-47 लेकर के बॉर्डरों पर थोड़ी भेजा जा रहा है। ठीक, आइए दूसरा एग्जाम्पल। बस के अचानक चलने पर या रुकने पर, चलने या रुकने पर उसमें बैठे व्यक्तियों का क्रमशः का मतलब होता है बेटा रेस्पेक्टिवली। क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली मतलब कि जो पहले लिखा है उसका आंसर पहले वाला होगा। बस अचानक चल रही है तो पीछे गिरोगे, क्रमशः पीछे। बस अचानक रुक रही है तो आगे गिरोगे, पीछे या आगे गिरना, पीछे या आगे गिरना, पीछे या कहां गिरना बच्चे? आगे गिरना। इसी तरीके से कंबल को झाड़ने पर धूल का अलग होना, कंबल को झाड़ने पर डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों का अलग होना, धूल के कणों का अलग होना, धूल के कणों का क्या होना बच्चे? अलग होना, धूल के कणों का अलग होना। बात सही है? धूल के कणों का अलग होना। इसी प्रकार भागते समय या फिर दौड़ लगाते समय लिखें या रनिंग के टाइम लिखें। रनिंग के टाइम पत्थर से टकराकर कहां गिरते हैं बेटा? पत्थर से टकराकर आगे की ओर गिरना, पत्थर से टकराकर आगे की ओर गिरना, आगे की ओर गिरना। कहां गिरना मेरे दोस्त? आगे की ओर गिरना। ठीक, पत्थर से टकराए आगे गिरेंगे, मुंह टूटेगा, मुंह टूटेगा। ठीक है। एनटीपीसी की फॉर्म कब से डलेगा सर? आने तो दीजिए प्रिंस भैया, आने तो दीजिए, तब ही तो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, हम भी चाह रहे हैं आ जाए, फटाफट से आ जाए, शुरुआत करें बैच की आपके बढ़िया तरीके से। ठीक है। क्या पृथ्वी मान लो रुक गया तो हम गिरेंगे? अरे भैया, पृथ्वी अगर रुक गया तो आप जो है आपका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, और पृथ्वी अपनी जो स्पीड है उसका चाल 17 गुना बढ़ा दे, 17 गुना, तो भूमध्य रेखा पर हर एक वस्तु का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। जी की वैल्यू 0 होगी तो आपका भार 0 हो जाएगा, वेट 0 हो जाएगा। एनटीपीसी में इंग्लिश भी पूछता है क्या? राजेश भैया, यही तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनको अंग्रेजी लगती हो हवा, उनके लिए बनाया है एनटीपीसी भौआ। ठीक है, तो एनटीपीसी लगे आपको भौआ, बना लीजिएगा एनटीपीसी को अपनी भऊ। ठीक, जिनको लगती हो इंग्लिश हवा, तो कि नहीं आता है अंग्रेजी। ठीक, ओके। चलिए, फिर आता है आपका सेकंड। फर्स्ट हो गया तो सेकंड लॉ का बात करते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ को बहुत से लोग कहते हैं F बराबर ma। ठीक है, क्या होता है भैया? F बराबर ma।
एमए कोई मास्टर डिग्री नहीं है। एमए का मतलब है, एम यानी कि द्रव्यमान, मास, और ए का मतलब क्या होता है मेरे भाई? त्वरण होता है, एसेलरेशन। त्वरण यानी कि एसेलरेशन। ये मास है, ये एसेलरेशन है, एसेलरेशन। ठीक है बच्चा लोग, एसेलरेशन, एसेलरेशन। ठीक, अब मेरी बात को सुनिए। एफ है आपका फोर्स, यानी कि दूसरा नियम आपके सामने आ गया। दूसरा नियम आपके सामने आ गया कि बल बराबर होता है सर द्रव्यमान गुणा त्वरण, या ये कह लीजिए द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन को ही क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन is called force। ठीक है, is called force। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को अरे सॉरी, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? बल कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब ये जो बेटा त्वरण है, त्वरण आप जानते हो, आप लीनियर मोशन पढ़ के आए हो। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं यहां पर F बराबर ma में क्या एक ही जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं लिख सकता बच्चे? वेलोसिटी b अपॉन टाइम, बताइए, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप लोग पढ़ के आए हो। कहोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, तो एक ही जगह पर b अपॉन टी लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया बेटा? ये जो मास इनटू वेलोसिटी है, इसी को कहते हैं मेरे भाई संवेग, मोमेंटम। तो F बराबर होता है P अपॉन टी। क्या होता है मेरे शेरों? P अपॉन टी। आप कहोगे सर ये P क्या है? तो mb को ही याद रखना, क्या कहते हैं? P कहते हैं। क्या कहते हैं? P क्या है सर? मोमेंटम है। मोमेंटम बोले तो संवेग। क्या है बच्चे? संवेग। और संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। मास इनटू वेलोसिटी को ही क्या कहते हैं बच्चा? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुणा वेग को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहते हैं बच्चे? संवेग। क्लियर? अब मेरी एक बात सुनना बेटा, एक बात, ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहां से आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा दूसरे नियम का। आपने देखा कि सर F बराबर P अपॉन टी है। इसका मतलब हुआ अगर सर टाइम की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। या टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। बताओ मानते हो कि नहीं मानते? अगर टाइम की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो बेटा फोर्स की वैल्यू, फोर्स का जो आंसर होगा वो छोटा आएगा। अगर टाइम की वैल्यू कम करूंगा, अपॉन वाली संख्या को कम करूंगा, तो आंसर भी बड़ा आएगा। 12 में 2 से भाग दो तो 6 आंसर मिलेगा। अगर 12 में 4 से भाग दोगे तो 3 आंसर मिलेगा। यानी कि डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या को बढ़ाओगे तो आंसर छोटा, नीचे वाली संख्या को कम करोगे तो आंसर कैसा हो जाएगा? बड़ा। बात क्लियर है? आगे आपका एग्जाम्पल आपके सामने। एग्जाम्पल देखिए, आपने कभी क्रिकेट देखा है? क्रिकेट या क्रिकेट खेला हो? न्यूमेरिकल भी पूछता है क्या सर प्रिंस जी? नहीं पूछता है। ठीक है, आपने क्रिकेट देखा हो या खेला हो तो इस नियम को फील किया होगा आप लोगों ने। जब शुरुआत में क्रिकेट खेलते हैं ना, नए नए खिलाड़ी होते हैं, नए नए शौक चढ़ता है कि भैया क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, या कैच खेलेंगे। तो आपने देखा एक बॉल आई इस तरीके से ऊपर से आ रही है, कैच ले रहे हैं। तो आपने लगान मूवी का एक सीन देखा होगा, एक व्यक्ति होता है
जो भैया कैच ही नहीं ले पाता था कभी, वो ऐसे करता था ऐसे। तो नए नए जो खेलने जाते हैं ना, वो ऐसे पूरी ऐसे करके डलिया बना देंगे, जैसे इसी में आ जाएगी बॉल, इसी में ऐसे करके ओपन कर देंगे उसे, आ जा कहां है खपाक। अब बॉल तो हाथ में नहीं आई, बॉल तो हाथ में नहीं आई, लेकिन बॉल पड़ गया फिंगर्स में, उंगलियां ऐसे करके हो गई टेढ़ी मेढ़ी। ठीक, इसीलिए कैच लेते समय, क्लियर पूछेगा, कैच लेते समय क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे लेता है। कैसे लेता है बेटा? क्रिकेट खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे लेता है। बात सही है? क्यों लेता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन किस नियम का उदाहरण है यही क्वेश्चन आएगा। क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को कहां लेता है? पीछे लेता है। किस नियम का उदाहरण? दूसरे नियम का उदाहरण। तो लिख लीजिएगा, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर बॉल कैच करते समय, बॉल कैच करते समय अपने हाथों को पीछे लेता है। अपने हाथों को कहां लेता है बच्चे? अपने हाथों को पीछे लेता है, पीछे लेता है, बैक साइड लेता है। क्यों ले रहा है कोई बता सकता है? बेटा हाथ पीछे ले रहा है मतलब उसने हाथों से बॉल को टकराने का क्या बढ़ा दिया मेरे भाई? हाथों से बॉल को टकराने का क्या बढ़ा दिया? जल्दी से बोलो, हाथों से बॉल के टकराने का क्या बढ़ा दिया? आप कहेंगे सर समय बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? समय बढ़ा दिया। बॉल आ रही है, आप हाथ पीछे ले रहे हो, टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ गया तो क्या कम लगेगा बेटा? टाइम बढ़ गया तो क्या कम लगेगा? फोर्स कम लगेगा। ठीक है, बॉल आपके हाथ पर फोर्स कम लगाएगी, चोट कम लग सकती है। चोट कैसी लगेगी बच्चे? कम लगेगी। आया समझ में? चोट कैसी लगेगी? कम लगेगी। आया समझ में? बात सही है। इसके जैसा एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, सॉलिड सरफेस पर जंप करना या सैंड पर जंप करना। सैंड समझते हो? रेत, रेत, सैंड पर, रेत पर जंप करना। जंप करना, जंप माने होता है कूदना, जंप करना सॉलिड सरफेस के कंपैरिजन में इजी होता है। सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस का मतलब होता है बेटा ठोस सतह, ठोस सतह, ठोस सतह। ठोस सतह की तुलना में, ठोस सतह पर जंप की तुलना में इजी होता है, जंप की तुलना में आसान होता है। जंप की तुलना में कैसा होता है बच्चे? जंप की तुलना में आसान होता है। ठीक, कैसे आसान होता है? तो जब आप सैंड पर कूदते हो, सैंड पर जंप करते हो, तो बेटा आपके पैर धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहे हैं, धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहे हैं। ब्रजेश भैया कह रहे हैं ये तो थर्ड रूल हो गया। अरे भैया ताली बजवा दूं, क्या करूं आपके लिए? थर्ड रूल का मतलब होता है बच्चे, आप क्या बॉल पर ऐसे करके कूद पड़े थे? जो बॉल ने भी आप पर ऐसे करके धक्का लगाया है, इसे कहते हैं ब्रजेश भैया थर्ड रूल। इसे कहते हैं ब्रजेश भैया थर्ड रूल। समझे? बॉल जो आपकी ओर आई है ना, और जो आपने हाथ ऐसे करके ला रहे हो, तब लगेगा थर्ड रूल। बॉल ने आपके हाथ पर फोर्स लगाया तो उतना ही फोर्स आपके हाथ ने बॉल पर लगाया, बॉल को तो नुकसान नहीं हुआ, आपकी उंगली टेढ़ी मेढ़ी जो हो गई है ना, वो है थर्ड रूल। ब्रजेश लाला समझे? वो है थर्ड रूल। एक्शन रिएक्शन, बॉल ने किया एक्शन, आपके हाथों को दे गई रिएक्शन, टेढ़े मेढ़े हो गए उंगलियां, ये है थर्ड रूल। लेकिन जो आप हाथ पीछे ले रहे हो, जो आप इस तरीके से हाथ पीछे ले रहे हो एक्शन दिखा करके, ये एक्शन नहीं है, ये आप अपने हाथों को चोट से बचा रहे हो। समझे? ऐसे ही सैंडी फ्लोर पर जब आप कूद रहे हो तो बेटा जमीन से जो आपके पैर टकराने वाले हैं उनका आपने क्या बढ़ा दिया है? समय बढ़ा दिया है। और समय बढ़ाओगे तो क्या कम लगता है? फोर्स कम लगता है। फोर्स कम लगेगा तो चोट कम से कम आएगी। ठीक, सॉलिड सरफेस पर कूद के देखो, सॉलिड सरफेस पे समय ना के बराबर लगा, कम लगा,
समय कम से कम लगा, समय कम लगेगा तो बेटा क्या बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, घुटनों टूट जाने हैं आपके, हो सकता है प्लेट फ्लेट डलने की भी नौबत आ जाए, ठीक है, प्लेट फ्लेट डलने की भी नौबत आ जाए, ठीक, ओके। बॉल को जब बल्ले से मारते हैं तो कैसा फोर्स लगता है, बेटा ये क्वेश्चन आपका पहली बात तो एरर है दीप्ति जी। बॉल को जब बल्ले से मारते हैं तो गति का कौन सा नियम कार्य करता है ये कहिए आप, तब कहेंगे हम एक्शन रिएक्शन लॉ। तो क्वेश्चन पहले ठीक से पूछिए तब उसका आंसर मिलेगा। कौन सा फोर्स कार्य करता है ये नहीं, फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक, लेकिन गति का नियम कौन सा लगेगा, गति का नियम कौन सा लगेगा, तो बेटा एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, जो कि तीसरा है। आइए थर्ड लॉ, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ बोलते हैं इससे, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, किसका नियम मेरे लाल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भैया इस दुनिया में आप जहां भी फोर्स लग रहा है तो फोर्स कभी अकेला नहीं लगता। ये नियम एक बात कह के जाता है, ठीक है, ये नियम क्या कहते हैं, ये नियम एक बात कह के जाता है कि इस दुनिया में एक ही चीज है जो कभी अकेली नहीं होती, अकेली हो ही नहीं सकती, अगर वो आएगी तो कपल्स में आएगी, जोड़े में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, और वो है बल। बल कभी अकेला नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा, फोर्स कभी भी अकेला नहीं होता, ये बेटा हमेशा अपनी रिएक्शन को लेकर के आता है। अगर फोर्स कहीं पर एक्ट हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या भी एक्ट हो रहा होगा, रिएक्शन। ईंट का आना और सिर आगे किया जाना, थर्ड लॉ। क्या बात है, हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट पर्सन, क्या बात है, क्या कहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ करे हैं। ईंट का आना और सर को फोड़ जाना, ईंट सर में लगी तो बेटा सर ने भी ईंट पर उतना ही फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से आपकी खोपड़ियां फट गई, ठीक। साइकिल चलती है तो कौन सा नियम लागू होता है, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। साइकिल चलती है तो पहली बात तो बच्चे आपकी क्या हो रही है, आपने साइकिल का जैसे ही पहला पैडल मारा तो साइकिल थी बेटा स्थिर, पहला पैडल मारा यानी कि उसकी अवस्था बदली, और अवस्था बदलने के लिए क्या काम करता है, बल। बल की परिभाषा देता है अमरजीत, पहला नियम। साइकिल चलाने के लिए पहला नियम आपने यूज किया। फिर जब साइकिल चल रही है, साइकिल आगे जा रही है, पीछे की ओर बल लगेगा जिसे कहते हैं घर्षण बल, जिसकी वजह से आपके साइकिल के टायर घिस रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अ फोर्स a force is always present that is equal to the and opposite to the applied external force, opposite to the applied external force on an object, ठीक है भाई, इतनी सी बात है। यानी कि प्रत्येक वस्तु पर बाह्य बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, यानी कि जैसे ही कहीं पे बल लगा है
तो दूसरा बल उसकी रिएक्शन बन के आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कभी भी फोर्स अकेला नहीं होता। एग्जाम्पल दिया है आपने, बंदूक से निकलती हुई गोली, बंदूक से निकलती हुई गोली नहीं कहेंगे, बंदूक से गोली आगे निकली, पीछे की ओर क्या लगा रिएक्शन के तौर पर? झटका। पीछे की ओर क्या लगा? झटका। यानी कि एग्जाम्पल आया, बंदूक से गोली चलने पर पीछे झटका लगना। बंदूक से गोली चलने पर, बंदूक से गोली चलने पर बंदूक द्वारा पीछे की ओर जो आपको झटका महसूस हुआ है, ये बेटा तीसरा नियम है, झटका लगना। ठीक है ना। ऐसे ही रॉकेट का चलना, रॉकेट का चलना, कभी भी आपसे पूछे रॉकेट का चलना बेटा गति का कौन सा नियम होता है, तो याद रखना तीसरा। लेकिन कभी भी पूछे कि जो रॉकेट होता है, ये जो रॉकेट होता है, ये बेटा जी, ये रॉकेट ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सिद्धांत कभी पूछे, अगर नियम पूछे तो तीसरा होता है। याद रखना, आपने दीपावली पे भी रॉकेट चलाया होगा, पीछे से चिंगारियां जमीन पे प्रेशर बनाती हैं, रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक, रॉकेट का चलना। लेकिन इसका सिद्धांत कभी पूछे तो इस सिद्धांत का भी नाम लिख लीजिए, आगे पढ़ोगे इसको, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण कि संवेग कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है। और एग्जाम्पल बच्चे, तो पानी में तैरना, पानी में तैरना, पानी में तैरना भी इसी का एग्जाम्पल है। आप पानी को पीछे धकेलते हो, अपनी बॉडी को आगे ले जाते हो। ठीक। नाव से कूदने पर, नाव या बोट से जंप करने पर, बोट से जंप करने पर, तो बेटा जब आप बोट से जंप करते हो तो पैरों से पीछे की ओर धक्का लगाते हो, जिससे नाव पीछे जाती है। जंप करने पर बोट का पीछे हटना, बोट का पीछे हटना। ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो। ये सब, जैसे तोप से गोला छोड़ने पर तोप का पीछे हटना, ये सारे के सारे। ठीक। सर किसी को कोई गाली दे तो कौन सा लॉ लगता है? यहां पर बेटा अगर वो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस के नेचर का है तो थर्ड लॉ लगेगा, थर्ड लॉ। अगर गांधी जी के नेचर का है तो सारे लॉ फेल हो जाएंगे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के नेचर का है तो एक्शन की रिएक्शन आएगी, और अगर गांधी जी के नेचर का है तो बेटा वो न्यूट्रल चला जाएगा, वो कहेगा कि एक दिए हो दूसरी और दे दो। ठीक। तो ये बात है आपकी यहां तक की गति के नियमों की। इससे आगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन, छुटके छुटके ये टर्म है, इनको हम अगली क्लास में समाप्त करेंगे। ठीक है। अगली क्लास में समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। शीशे वाला कौन सा उदाहरण ब्रिजेश जी? शीशे वाला कौन सा उदाहरण कह रहे हैं? शीशा कौन सा? नहीं होगी भैया, सीजीएल मेडिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। सीरियल नहीं होता यार, सीजीएल होता है। शीशे वाला चटक जाने वाला उदाहरण, अरे बाबू मेरे, कहीं पर आप ये बताइए, जब आप कहीं पर कोई पत्थर वगैरह मारते हो शीशे में, तो बच्चा शीशे में क्या आएगा? एनर्जी होगी, वहां पर हीट एनर्जी आएगी, शीशा एक्सपेंड होना चाहेगा, शीशा प्रसारित होना चाहेगा। अब शीशे में प्रसार तो हो नहीं सकता, वो फैल तो सकता नहीं है, वो कोई द्रव तो है नहीं, तो वो शीशा क्या होता है? चटक जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है। एक स्लाइड बैक ये लीजिए। और आज के लिए इतना ही है। अगली में आपकी बात करेंगे हम सर्कुलर, प्रोजेक्टाइल और रोटेशन मोशन पर। आज के लिए सभी को इतना ही। अगली क्लास मैथ की है, एंजॉय कीजिए। ठीक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।